हेलो एवरीबॉडी, एज प्रॉमिस्ड कि मैं आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के डिस्कस करूंगा फॉर इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी. सो हियर आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू पीपल टू डिस्कस विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इन द सीरीज. लेकिन मेरे बेटा, एक बार हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के बिहाफ पे, एंड दैट इज रिगार्डिंग द सीए फाउंडेशन आइकॉनिक प्रोग्राम. सीए फाउंडेशन में अनअकैडमी के पास आइकॉनिक प्रोग्राम है जो कि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये प्लस प्रोग्राम से फार 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 बेटर है. ये जो आइकॉनिक प्रोग्राम है इसके अंदर आपको प्लस प्रोग्राम के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और उसके साथ जो प्लस के बेनिफिट्स हैं उनके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस और मिलते हैं. आपको रिकॉल करवा देता हूं प्लस के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. प्लस के अंदर आपके लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली आपके टेस्ट होते हैं, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाता है, साथ साथ में आप जितनी बार चाहें उतनी बार लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, और आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर, एक कैलेंडर बन जाता है जिससे आपकी सारी क्लासेस का एक शेड्यूल आपको सामने दिखाई देता है. तो ये बेनिफिट प्लस के तो है ही, इसके साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और मिलते हैं आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर. जैसे आपको एक पर्सनल मेंटोर दिया जाता है, आपके डाउट सॉल्विंग में वो पर्सनल मेंटर आपकी हेल्प करता है. आपके लिए इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट देंगे उसकी प्रॉपर चेकिंग होकर आपको आंसर्स दिए जाएंगे और जहां पे आपकी गलतियां हैं वो गलतियों को हाईलाइट किया जाएगा. आपको प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं जो कि प्लस में नहीं है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में. आइकॉनिक में जो प्राइस इंक्रीज है उसका मेरे ख्याल से लार्ज पार्ट जो है वो प्रिंटेड बुक्स में कवर अप हो जाता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर आइकॉनिक रादर देन प्लस प्रोग्राम. इसके साथ साथ में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, तो आपको ये पता चलता रहता है कि सीए इंडस्ट्री के अंदर क्या नई डिमांड चल रही है. और इसके साथ साथ में डिस्कॉर्ड के ऊपर एक अलग से सर्वर बनाया जाता है जो कि अगेन आपकी मदद करता है, जहां पे आप सोशल मीडिया में अपने बाकी दोस्तों के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं. मेरे बेटा, आइकॉनिक का ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपकी जो फीस चार्ज आपसे की जाती है वो 24 महीने के लिए फीस चार्ज की जाती है 58,000 रुपीज. फाउंडेशन में 2 साल, आई डोंट थिंक कि ये बहुत समझदारी वाला कोई फैसला है, लेकिन हाँ, आप 6 महीने का प्रोग्राम जरूर ले सकते हैं जिसमें आपकी फीस 25,000 रुपये की होती है. और इस फीस में भी आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल सकता है जब आप मेरा कोड यूज करेंगे. मेरे 2 कोड हैं, एक है सीए जोहर और दूसरा है सीए जोहर लाइव. तो आप ये 2 कोड यूज करिए और इन 2 कोड को यूज करके आप इंस्टेंट तुरंत 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं. और 10% का डिस्काउंट लेके आप अपने इन सब्सक्रिप्शंस को लीजिए. एक जो एडवाइजेबल है, एक जो एडवाइजेबल है वो ये है कि आप फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का कॉम्बो ले सकते हैं. ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ओनली फाउंडेशन. अगर आप ये कॉम्बो लेते हैं तो कॉम्बो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर 2 years कॉम्बो. 2 साल का जो कॉम्बो है उसकी फीस 66,000 रुपीज की है, जिसके अंदर आपको फाउंडेशन का भी सारी क्लासेस मिल जाती हैं बुक्स के साथ में, और इसके साथ साथ में इंटरमीडिएट की भी सारी क्लासेस मिल जाती हैं बुक्स के साथ में. अगेन मैं आपको वही बात सजेस्ट करूंगा, मेरा कोड सीए जोहर आप यूज करते हैं या सीए जोहर लाइव आप यूज करते हैं तो उस केस में आपको इंस्टेंट बेसिस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन दिस कॉस्ट ऑफ 66,000 रुपीज. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट था मेरी तरफ से रिगार्डिंग सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स. और अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर सीरीज. एंड हियर इज दैट वीडियो फॉर यू एंड आई विश यू हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय योरसेल्फ. जल्दी से पढ़ते हैं एमसीक्यूज पार्ट नंबर 1 विच आर रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम आपकी किताब के अंदर चैप्टर नंबर 14 है. क्लबिंग ऑफ इनकम आपकी किताब के अंदर चैप्टर नंबर 14 है, लेकिन मैंने अपनी सीरीज में करवाया तो चैप्टर नंबर 10 करवाया. परेशान मत होना. क्लबिंग ऑफ इनकम का कोई रिलेशन इससे पहले वाले चैप्टर्स, इसके बाद वाले चैप्टर्स के साथ नहीं है, इस वजह से आप इस चैप्टर को आराम से कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपको. आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1,
Mr. J transfers income of 51,000 rupees from rent to his major son without the transfer of the house property. The rent of 51,000 rupees will be. तो याद रखिएगा, अगर इनकम ट्रांसफर हो रही है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट, तो इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर. तो यहां पे इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, दैट इज फादर मिस्टर ए. तो मिस्टर ए के लिए आप इसे टैक्सेबल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Mr. J and Mrs. J, they both hold 15% and 10% shares in a concern, and they both are employed in that firm, getting monthly salary of 20,000 rupees respectively. मेरे बेटा हस्बैंड और वाइफ के पास 15 and 10% शेयर्स हैं. अब आप सोचेंगे सर किसी के पास भी 20% से ज्यादा शेयर्स नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि भाई जब आप 20% की लिमिट चेक करते हैं तो स्पाउस की होल्डिंग को मिला के चेक करते हैं. मिस्टर जे के अपने 15 और उसकी वाइफ मिसेस जे के 10, टोटल 25 हो गया. तो मिस्टर जे इज हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. ऐसे ही इसकी वाइफ मिसेस जे के लिए कैलकुलेशन करो. मिसेस जे का अपना 10% और अपने हस्बैंड का 15% ऐड करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों मिस्टर और मिसेस जे के पास 25% ईच होल्डिंग रखी हुई है. और दोनों के पास जब 25% की होल्डिंग है तो दोनों ऐसे हैं जो कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं. आगे की बात सुनेगा. द मंथली सैलरी ऑफ बोथ इज 20,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली. तो 20,000 रुपए की सैलरी है, तो एनुअल हो गया 240. 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद बचेगा 190. दोनों का 190 है. आगे की बात पड़ेगा. द रेम्यूनरेशन डज नॉट मैच देयर टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस. ये जो सैलरी है दोनों की, ये दोनों की सैलरी दोनों के क्वालिफिकेशंस को, स्किल्स को, एक्सपीरियंस को मैच नहीं करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर जे, इसके अलावा सैलरी इनकम के अलावा मिस्टर जे हैज अर्न 2 लाख रुपीज फ्रॉम द क्लॉथ बिजनेस, whereas Mrs. J has earned 2 lakh rupees as rent of the house property. Mr. J has invested 50,000 rupees in PPF account and another 50,000 rupees in National Savings Certificate, while Mrs. J has invested 1 lakh rupees in National Savings Certificate. तो 80C का डिडक्शन आ जाएगा. And further has donated 10,000 रुपए towards Prime Minister National Fund, 80G आ जाएगा. Whose total income will be higher for clubbing of the remuneration of both of them? दोनों की इनकम में से किसकी इनकम ज्यादा है? तो हम लोग ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं. सैलरी हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का सैलरी 190 ईच आ रहा है. अब पॉइंट ये है कि सैलरी इनकम को इग्नोर करके हम लोग बाकी की इनकम को चेक करते हैं. तो जहां पे आपको वो बता रहा है कि मिस्टर जे की 2 लाख की कपड़े के बिजनेस की इनकम है और मिस्टर जे जो है वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अंडर 80C. तो मिस्टर जे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मिस्टर जे की इनकम है 2 लाख माइनस उसकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो 1 लाख रुपए उसका टैक्सेबल है. अगर इसी प्रकार से मिसेस जे की बात करें तो मिसेस जे की रेंटल इनकम है 2 लाख रुपीस और रेंटल इनकम में से 30% का डिडक्शन भी मिलेगा. तो 2 लाख का 30% का डिडक्शन आपने लेस किया, जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है 2 लाख का 30% आपने लेस किया 60,000, व्हाट रिमेन्स विद यू इज 140. तो 140 तो इसकी इनकम है और 140 की इनकम में से 1 लाख की सेविंग्स और फिर 10,000 रुपीज का 80G का डिडक्शन भी लेस करेंगे तो बचेगा ओनली 30,000 रुपीज, ओनली 30,000 रुपीज. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या मिस्टर या मिसेस जे में से इनकम ज्यादा किसकी है? हुज इनकम इज हायर? मिस्टर जेस इनकम इज हायर. तो दोनों की सैलरी को आप मिस्टर जे की सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे, मिस्टर जे की इनकम के अंदर आप ऐड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3. द ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट शैल बी टैक्सेबल फॉर. अगर आपने इनकम को ट्रांसफर किया, एसेट को ट्रांसफर नहीं किया, तो इट विल बी टैक्सेबल ओनली फॉर द ट्रांसफरर. क्वेश्चन नंबर 4.
If there is a transfer of asset which is not revocable during the lifetime of the transferee, the income arising from the such asset shall be included in the income of. याद रखिएगा, डेथ की कंडीशन अगर लगा दी जाए तो डेथ तो सर्टेन है लेकिन टाइम पीरियड अनसर्टेन है, इस वजह से इसे रिवोकेबल नहीं नॉन रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। और नॉन रिवोकेबल के केस में इट विल बी टैक्सेबल, किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? It will be taxable in the case of the transferee. Question number 5. The provision of clubbing of income to calculate the substantial interest, we consider the holding of. हम लोग होल्डिंग किसकी लेते हैं? हम लोग होल्डिंग लेते हैं इंडिविजुअल की, उसके रिलेटिव्स के साथ मिला के, इंडिविजुअल की रिलेटिव्स के साथ मिला के। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, इंडिविजुअल अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिस्टर जे हैज ट्रांसफर्ड द हाउस प्रॉपर्टी टू मिसेस जे। मेरे बेटा, मैंने आपको बताया जब भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात होगी तो हम सेक्शन 27 अप्लाई करेंगे, ना कि हम लोग यहां पे सेक्शन नंबर 64 अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. J has gifted 1 lakh rupees to Mrs. J on 10th of April 2020. 10th April है, तो this is not first day. This is not first day of previous year. आपको ये ध्यान रखना है। Who invested the same in the business of the cloth, which is being run by her for last 3 years. Mrs. J earns 20,000 rupees as profit from such business for this year. What amount of income will be added in the income of Mr. J? Mr. J में आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल को मिस्टर जे का पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, Mr. J transfers the house property to his minor child without adequate consideration. माइनर चाइल्ड को आपने ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो माइनर चाइल्ड वाला कंसेप्ट यहां पे हमारे पास आ रहा है। Mr. J transfers the house property to his minor child without adequate consideration, then income of such house property shall be. याद रखिएगा, अगर हाउस प्रॉपर्टी आप माइनर चाइल्ड के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, अगेन हाउस प्रॉपर्टी है, इस वजह से सेक्शन 27 अप्लाई होगा, सेक्शन 27 अप्लाई होगा। और याद रखिएगा, मैंने आपको लिखवाया था कि 1500 रुपए वाला जो एग्जेम्पशन होता है वो 1500 रुपए वाला एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. J has received a taxable salary of 1 lakh rupees from GGC Limited and Mrs. J has received a taxable salary of 1,50,000 rupees from GGC Limited. Both of them have a substantial interest in the company. Other income of Mr. J and Mrs. J, excluding such remuneration, is 10 lakhs and 12 lakh rupees. इसका मतलब Mrs. J की इनकम ज्यादा आ रही है, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जे कितना होगा? याद रखना, क्योंकि इनकम वाइफ की ज्यादा है, मिसेस जे की इनकम ज्यादा है, तो मिसेस जे की इनकम के अंदर आप ऐड कर देंगे, तो मिस्टर जे की इनकम रहेगी यहां पे 10 लाख रुपए और मिसेस जे की इनकम जो है वो 12 लाख रुपए की इनकम तो है ही है, और दोनों की सैलरी का पैसा वो भी ऐड होगा, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए, 10 है, 1 है, 1 लाख, 1 लाख सैलरी का और 1.5 लाख सैलरी का, दैट इज 2.5 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा, तो 14,50,000 रुपए का पैसा और आप ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 lakhs and 14,50,000 रुपीज। आंसर आ जाएगा डी, 9th का आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे हम लोग। Mr. J as on 1st of October 2019 transferred shares without consideration to his fiancée Mrs. J। याद रखिएगा, fiancée लिखा हुआ है, फियांस या फियांसे, तो मिस्टर जे ने अपने मंगेतर, अभी शादी नहीं हुई है, शादी होनी है, अभी शादी नहीं हुई है, अपने मंगेतर मिसेस जे के नाम पे कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, शेयर ट्रांसफर कर दिए।
और बाद में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। तो याद रखना, जिस समय एसेट ट्रांसफर किया था उस समय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था, इस वजह से सारी की सारी इनकम अब मिसेस जे दैट इज वाइफ के लिए टैक्सेबल करेंगे, हस्बैंड की इनकम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं था जब एसेट को ट्रांसफर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, gold funds were transferred by Mr. J to Mrs. J under an agreement to live apart। बात खत्म हो गई। अगर live apart डिवोर्स का केस है तो इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर मिसेस जे, नॉट टू बी टैक्स फॉर मिस्टर जे। 12th, to apply the provision of clubbing of income under section 64(1) clause 4, the relationship of husband and wife must exist at the time of। मैंने आपको लिखवाया दोनों टाइम पे, जिस समय ट्रांसफर है और जिस समय इनकम है, दोनों टाइम पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होगा तो क्लबिंग करेंगे, अदरवाइज आप क्लबिंग की प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर जे हैज ट्रांसफर्ड द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी टू हिज वाइफ मिसेस जे। द शेयर्स वर सोल्ड बाय मिसेस जे एंड अर्न्ड कैपिटल गेन्स। द कैपिटल गेन्स सो कंप्यूटेड shall be clubbed in the hands of Mr. J। 100% करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया कि जहां पे भी ट्रांसफरी अगर एसेट को बेच के कैपिटल गेन्स कमा ले तो आप उन कैपिटल गेन्स की भी क्लबिंग के प्रोविजन आप अप्लाई करेंगे। तो आंसर इज करेक्ट, यस, क्लबिंग ऑफ इनकम होगा। 14th, मिस्टर जे फॉर्म्ड अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज वाइफ। The income of the trust meant for the benefit of Mrs. J shall be assessed in the hands of, it will be assessed in the hands of Mr. J। मेरे बच्चा याद रखिएगा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अगर ट्रस्ट बना के ट्रस्ट के नाम पे अगर एसेट दे दिया गया और उसका बेनिफिट सिर्फ एक पर्सन को ही मिलेगा तो फिर इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। एंड प्राइवेट ट्रस्ट की इनकम ऑथर के लिए टैक्सेबल होगी जिसने वो ट्रस्ट बनाई है, तो मिस्टर जे के लिए आप इसे टैक्सेबल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मिसेस जे हैज इन्वेस्टेड 5 लाख रुपए इन अ पार्टनरशिप फर्म एज ऑन 1st of April 2020। आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपए 3 लाख रुपीज इज ऑन अकाउंट ऑफ मनी विच वॉज गिवन बाय हर हस्बैंड। तो टोटल 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उस 5 लाख के अंदर 3 लाख रुपए उसके हस्बैंड का पैसा है। ड्यूरिंग द करंट ईयर शी हैज अर्न द इंटरेस्ट ऑफ 50,000 रुपीज एंड प्रॉफिट ऑफ 0 फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। फाइंड आउट द अमाउंट टू बी एडेड या टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे। तो मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, आपने क्या करना होगा, यहां पे प्रॉफिट का तो पैसा 0 है, तो प्रॉफिट का 0 और बाकी 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख इज इक्वल टू 30,000। तो 30,000 पे इंटरेस्ट का और प्रॉफिट का अमाउंट 0, क्योंकि 0 का अमाउंट भी 0 होगा, तो इस वजह से आंसर होगा कितना, इंटरेस्ट का 30 और प्रॉफिट का 0। तो मेरे ख्याल से 15 का आंसर होना चाहिए बी। इंटरेस्ट का 30, प्रॉफिट का 0, सो दिस इज बी, क्योंकि इंटरेस्ट पहले है तो इस वजह से बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर जा रहा हूं मैं। इनकम ऑफ एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर इफ, याद रखिएगा, हस्बैंड ने वाइफ को दिया, हस्बैंड के लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे। कब, कौन से केस में, जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ना हो, तो यहां पर दे दिया बिफोर मैरिज। इसी प्रकार से अगर डाइवोर्स का केस हो तो वो भी दे दिया, और अगर एडुकेट कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो तो वो भी। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन सारी कंडीशंस के अंदर आप ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन 17 पे जा रहा हूं मैं। मिसेस जे हैज रिसीव्ड अ टैक्सेबल सैलरी ऑफ 4 लाख रुपीज फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म where her husband is having 16% profit share. Mrs. J does not have any qualification or experience or skills to match the remuneration. Apart from the above income,
income of Mrs. J is 3,50,000 rupees. The taxable income of Mr. J and Mrs. J shall be. मेरे बच्चे यहां पे सिर्फ 16% प्रॉफिट है, क्योंकि सिर्फ 16% प्रॉफिट है तो इसका मतलब यहां पे 20% से कम होने की वजह से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो आप सैलरी की क्लबिंग नहीं करेंगे, सैलरी की क्लबिंग आप नहीं करेंगे। तो मिस्टर जे की इनकम, मिस्टर जे की इनकम दिया हुआ है, मिस्टर जे की इनकम तो कहीं पे गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मिस्टर जे की इनकम विल रिमेन 0, और मिसेस जे की इनकम अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाता है 3.5 लाख रुपए। तो माय आंसर विल बी 17 का बी। मिस्टर जे की इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा और मिसेस जे का अमाउंट होगा 7.5 लाख रुपए का। क्वेश्चन नंबर 18, एट द टाइम ऑफ द फिक्सेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द सन, मिस्टर जे गिफ्टेड लैंड टू हिज वुड बी डॉटर इन लॉ। याद रखिएगा वुड बी डॉटर इन लॉ है, अभी डॉटर इन लॉ बनी नहीं है, डॉटर इन लॉ बननी है, इसका मतलब आप इनकम की क्लबिंग नहीं करेंगे। The marriage was held in the month subsequent to the date of the transfer. Income accruing on the land after the marriage shall be taxable in the hands of daughter-in-law. आप क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। 19th, the shares of ABC Limited were acquired by Mr. J, were transferred by Mr. J to Mrs. J for 1 lakh rupees, which is the market value of such shares. तो इसका मतलब adequate consideration involved है, और जहां पे एडिक्वेट कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा वहां पे इनकम अब आप मिसेस जे के लिए टैक्सेबल करेंगे। जो भी इनकम होगी दैट विल बी टैक्सेबल फॉर मिसेस जे। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आएगा विल बी टैक्सेबल फॉर मिसेस जे, नॉट टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे। एडिक्वेट कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20, if there is a transfer of income by a person to another person without the transfer of asset from which the income arises, such income shall be included in the income of the point A transferor। 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है। 21, if there is a revocable transfer, revocable का मतलब जिसे आप कैंसिल कर सकते हैं, if there is a revocable transfer of asset by any person to another person, any income which arises from such asset shall be included in the income of, क्योंकि revocable है तो it will be taxable in the income of the transferor। 22, where spouse of an individual gets any remuneration from a concern in which such individual has a substantial interest, then such remuneration shall be included in the income of the individual। Point A, in all cases, only when remuneration received is by spouse due to his or her technical or professional qualification, is not due to her टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आंसर इज सी। अगर स्पाउस के पास प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स हैं तो क्लबिंग के प्रोविजन अब आप अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी हर केस में आप अप्लाई करेंगे। 23 पे जा रहा हूं मैं। एज पर सेक्शन 64(1) क्लॉज 4, देयर शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द गिफ्ट टू द स्पाउस ऑफ सेक्शन 20, ये पॉइंट नंबर 23 है। अगर इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को कोई एसेट दिया है तो उस एसेट की इनकम की आपने क्लेमिंग करनी है। एसेट कौन सा हो सकता है? इट कैन बी एनी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 27 लगेगा, बाकी हर केस में 64 सेक्शन अप्लाई होगा। 24, the clubbing provision under section 64 are applicable when the asset is transferred by an individual without adequate consideration to section 64(1) clause 6 के बारे में बात हो रही है मेरे बेटा। क्लॉज 6 जो है वो हम लोगों ने डॉटर इन लॉ के लिए किया था। 25, Mr. J has gifted 15 lakh रुपए to his wife who invested the same in the partnership business. Mrs. J has received 3,35,000 रुपए as her share of the profit from the such partnership firm. In this case, the amount to be clubbed in the income of Mr. J shall be, मेरे बच्चे याद रखिएगा,
यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट, शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाला प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। आप इसको ऐसे लॉजिक के साथ समझिए कि पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के ऊपर पार्टनरशिप फर्म अपना टैक्स पे कर देगी। पार्टनरशिप फर्म ने जो टैक्स पे कर दिया उसके बाद बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच रहा है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग अब पार्टनर को देंगे। लेट अस यूज आवर कॉमन सेंसेस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, तो क्या पार्टनर के ऊपर दोबारा टैक्स लगाना चाहिए? आंसर शुड बी बिग नो। इस वजह से दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। कुछ दिनों बाद मैं आपको एक चैप्टर करवाऊंगा क्लबिंग ऑफ इनकम का, सॉरी एग्जेम्प्टेड इनकम का। वहां जाके ये वाला पॉइंट दोबारा से डिस्कस होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई इशू नहीं होगा। 26 नंबर पे आ रही है। 26 नंबर क्या कहता है? In certain cases, income of other person is to be included in the income of SSE. It is called as clubbing of income. चैप्टर का नाम ही clubbing of income है। 27 पे आ रही है। Mr. J has transferred 2,000 shares of GTC Limited to Mrs. J without adequate consideration. Later, Mr. J and Mrs. J they got married. लो जी, बाद में शादी हो रही है। अगर बाद में शादी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इट विल बी टैक्सेबल। जो भी अब शेयर से आने वाली इनकम होगी, डिविडेंड विल बी टैक्सेबल फॉर मिसेस जे एंड विल नेवर बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे। तो इट विल नेवर बी टैक्सेबल फॉर मिस्टर जे, इट विल बी टैक्सेबल फॉर मिसेस जे। 28 Mr. J is a chartered accountant and is working as an accounts officer in GTC Private Limited on the salary of 20,000 rupees per month. He got married to Mrs. J, who holds 25% shares in the company. What will be the impact of the salary to paid to Mr. J by the company in the hands of Mrs. J? मेरे बेटा याद रखिएगा, वो नौकरी पहले से कर रहा है। वो अच्छा एक और चीज, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और सैलरी 20,000 रुपए की कमा रहा है। भाई इतनी सैलरी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कमा ही लेगा। तो यहां पे उसके प्रोफेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस वजह से नो अमाउंट इज टू बी क्लब्ड। कुछ भी क्लबिंग के प्रोविजन आप अप्लाई नहीं करेंगे। 29 मिस्टर शिवा गिफ्टेड अ बिल्डिंग टू हिज सन्स वाइफ। सन्स वाइफ का मतलब डॉटर इन लॉ। ऑन 1 November, son's wife has let out the building which earns the rental income of 10,500 rupees per month. Municipal taxes of 6,000 rupees on the property was paid on 10th of January. ये है नवंबर। The income from other sources amounts to 2,60,000 रुपए। His total income chargeable to tax will be, now be very very careful, जो डॉटर इन लॉ की रेंटल इनकम है वो शिवा की इनकम में ऐड हो जाएगा। तो जरा कैलकुलेट करते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने की रेंटल इनकम है। तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज रेंट। कितना? 10,500 इंटू 5 दैट इज 52,500 रुपए का रेंट आ गया। म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपए का, हम लोग लेस कर देंगे। तो 6,000 रुपए लेस करने के बाद ये आ गया 46,500। 30% और डिडक्शन दे देंगे, ये आ गया हमारे पास 13,950। माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 32,550। और उसकी अपनी इनकम ऑलरेडी 2,60,000 रुपए की अपनी इनकम भी है। तो अगर मैं 2,60,000 रुपए जोड़ दूं तो ये आ गया 292,550। तो आंसर इज 292,550। मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी। 30th Mr. J transferred his let out residential property to his wife by way of gift
ऑन 1 अप्रैल 2020। तो एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को अपना मकान दिया है। During the year, she has earned the rental income of 30,000 per month. She has made fixed deposit in a bank out of such rental income and earned interest of 21,000 rupees. लो जी, accretion of income का एग्जाम्पल आ गया। जहां पे भी accretion of income का केस होगा, accretion of income आप कभी भी क्लब नहीं करेंगे। The amount of income liable for clubbing in the hands of Mr. J shall be, Mr. J के लिए आप कितना क्लब करेंगे? तो रेंट जो होगा आप उसकी क्लबिंग करेंगे 30,000 इंटू 12 इज 360, और कोई डाटा नहीं है तो 360 में से आप 30% लेस कर दें। 360 में से आप 30% लेस कर दें। 360 माइनस 30%, सो दिस इज 252। माई आंसर इज 252। तो 252 की आप क्लबिंग करेंगे एंड 21,000 रुपीज की आप क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। इसी प्रकार से मेरे बच्चे, मैंने आपको पार्ट टू के भी मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं। थोड़ा सा आगे चलिए तो पार्ट टू आपको मिल जाएगा। पार्ट टू के एमसीक्यूज हैं। Income of minor child who is suffering from disability of the nature as mentioned under section 80U is, बच्चे याद रखिएगा, अगर माइनर बच्चा है और 80U से सफर कर रहा है तो क्लबिंग के प्रोविजन नहीं होंगे और इनकम उस बच्चे के लिए ही टैक्सेबल होगी। और याद रखना, बच्चे को 80U का डिडक्शन भी मिल जाएगा। बच्चे का पैन कार्ड भी होना चाहिए। ITR के ऊपर माँ बाप साइन कर देंगे। क्वेश्चन 2, अरे ये वाला पॉइंट मिस हो गया मेरे से। मैं सोच रहा था कौन सा पॉइंट मिस हुआ। एक पॉइंट मिस हुआ था, ये वाला पॉइंट मिस हुआ था। लिखवा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन 2, द इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर इज। हाँ, ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया। मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले समझा देता हूं। क्लबिंग के प्रोविजन आप हर केस में अप्लाई करेंगे। बच्चा माइनर है तो क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, चाहे वो बच्चा माइनर मैरिड डॉटर ही क्यों ना हो। आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो ये जो आपने सेक्शन लिखा था, नोट्स में वापस आ जाइए, क्लास नोट्स में वापस आ जाइए। आपने अभी आज क्लास नंबर 2 में सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A आपने किया। उसके आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे और मैं बार बार सोच रहा था कि एक पॉइंट मिस हो रहा है मेरे से, एक पॉइंट मिस हो रहा है। कौन सा एक पॉइंट मिस हो रहा है याद नहीं आ रहा था। तो आप 8 नंबर तक के पॉइंट लिख चुके थे। 8 नंबर के पॉइंट लिखने के बाद आपने एक्स्ट्रा कंसेप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कंसेप्ट जहां पे आपने लिखा उसके बाद यहां पे लिख दीजिएगा सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A पॉइंट नंबर 9। यहां पे लिख देना कंटिन्यू। ये कंटिन्यू है और पॉइंट नंबर 9 है क्लबिंग। अच्छा ऐसे लिखता हूं मैं, इफ माइनर मैरिड डॉटर, if minor married daughter has earned income, then also clubbing provisions will apply. Then also clubbing provisions will apply. Clubbing shall be done with income of mother or father and shall not be done and shall not be done and shall not be done in income of, या विद इनकम ऑफ ज्यादा अच्छा रहेगा, shall not be done with income of
पेरेंट्स इन लॉ, shall not be done with the income of parents in law or with husband. ये अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर फादर इन लॉ की इनकम ऐड करो, मदर इन लॉ की इनकम ऐड करो या हस्बैंड की इनकम ऐड करो, तो आंसर इज नो. Even though the daughter is minor married daughter, the clubbing will be done with the income of father, not in the income of parents in law, not in the income of husband. तो ये एक पॉइंट मेरे से मिस हुआ था, कान पकड़ के माफी, मैंने फिर भी आपको लिखवा दिया. और आइए, तो दिस इज नाउ कंप्लीट फ्रॉम माय साइड. इनकम अराइजिंग टू माइनर मैरिड डॉटर इज किसके लिए आप टैक्सेबल करेंगे? इट इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट. वो पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में आप ऐड कर देना. हस्बैंड या इन लॉज की इनकम में आपने ऐड कभी नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 3. Where a member of a Hindu unmarried family has transferred his self-acquired property for inadequate consideration into the joint family property, income arising therefrom, ये income आप taxable करेंगे. ये income आप taxable करेंगे किसके लिए? Income will be taxable for the transferor, that is individual transferor member के लिए आप इसे taxable करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली पार्टीशनड, ये भी मैंने आपको लिखवाया था. अगर पार्टीशन का केस है तो उस पार्टीशन के बाद उसका पैसा आप किसके लिए ऐड करेंगे? चलो ध्यान से समझना. उसका अपना हिस्सा और उसके स्पाउस को मिलने वाला हिस्सा आप टैक्सेबल करेंगे ट्रांसफरर के लिए. पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार. If the converted property is subsequently partitioned among the members of the family, the income derived from such converted property as is received by the spouse of the transferor will be taxable for, obviously taxable करेंगे for the transferor member. क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 5. Exemption is available under section 10 subsection 32 when minor's income is clubbed with the income of parent. The maximum exemption allowed is जो maximum exemption है वो 1500 रुपए पर एनम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड है. जितने बच्चे होंगे हर बच्चे के लिए आपने 1500 रुपए का एग्जेम्पशन अलाउ कर देना है. क्वेश्चन नंबर 6. द स्कॉलरशिप विच इज रिसीव बाय द माइनर चाइल्ड, ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं. स्कॉलरशिप का पैसा कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगा फॉर द माइनर चाइल्ड एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7. Income of minor child from fixed deposits with bank which is made out of income earned from the scholarship is, याद रखिएगा स्कॉलरशिप का पैसा एग्जेम्प्ट है, लेकिन स्कॉलरशिप के पैसे को अगर आपने बैंक में जमा करवा दिया और वहां से फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो दैट विल बी एडेड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज इनकम इज हायर. क्वेश्चन नंबर 8. इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स विच इज रिसीव बाय द माइनर मैरिड डॉटर है, आप टैक्सेबल करेंगे मां या बाप जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम के अंदर आप ऐड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूं मैं. मास्टर जे हैज अर्न इंटरेस्ट ऑफ 5000 रुपीज ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स. मिस्टर जे हैज लेट आउट द हाउस फ्रॉम विच Mr. J has lettered the house from which he has earned 2 lakh रुपए as rent and has paid municipal taxes of 5000 रुपए. Mrs. J is a government employee and is getting a basic salary of 2,40,000 रुपए, entertainment allowance of 60,000 रुपए. Income of Master J shall be clubbed in the income of, याद रखिएगा it will be clubbed in the income of father या mother whosoever has higher income. अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन तो मैं कर देता हूं, लेकिन आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे कि प्लीज इसको लेके अपसेट मत होना. आने वाले दिनों में मैं आपके साथ सैलरी का चैप्टर करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर करूंगा, वहां पे जाके आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे. लेकिन अभी के लिए आप सोल्यूशन कॉपी कर लीजिए और इसको बाद में पेंडिंग छोड़ देना, बाद के लिए पेंडिंग छोड़ देना. तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवा रहा हूं जहां पे मिस्टर जे की कैलकुलेशन कर देता हूं.
मिस्टर जे के पास रेंटल इनकम है और वो रेंटल इनकम बन जाएगा GAV 2 लाख रुपए, और साथ साथ में इसने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं 5,000 रुपए, जिनको हम लोग लेस कर देंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है 1,95,000 रुपीज। 30% का आप डिडक्शन दे देंगे तो 2 लाख माइनस 5,000 इज 195 का 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 58,500। इसको लेस करने के बाद आपके पास आएगा 1,36,500। ये था आपके पास फादर का पैसा। अब आप आ जाइए मदर, जो कि मिसेस जे है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मिसेस जे की जो सैलरी इनकम की कैलकुलेशन है, ये सैलरी के चैप्टर में जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं, आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए 60,000 रुपए, तो आपके पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 3 लाख रुपए। इस ग्रॉस सैलरी में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A लेस करते हैं 50,000 रुपए, और साथ साथ में आप एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन भी लेस करते हैं सेक्शन 16 क्लॉज 2 में। ये अमाउंट कितने का होगा जी? ये होगा 5,000 रुपए। अब ये मत पूछना सर ये 5,000 कैसे आया। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सैलरी के चैप्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये वाली बात समझ आ जाएगी। अभी के लिए आप इसे छोड़ दीजिए कि 5,000 रुपए कैसे आया। तो 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 5,000, ये अमाउंट आ गया हमारे पास 2,45,000 रुपीज का। तो मिस्टर जे है 136,500, मिसेस जे है 245। दोनों में से हायर इनकम है मिसेस जे की, तो बच्चे की इनकम को आप ऐड कर देंगे मिसेस जे की इनकम के अंदर। तो नाइन्थ का आंसर होगा बी, मिसेस जे। आप मिसेस जे की इनकम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन 10, एज पर सेक्शन 64 subsection 1A, the income of marriage child shall be clubbed in the income of that parent whose income is higher before doing the clubbing. 11th, when income of marriage child is clubbed in the income of parent, such parent is allowed exemption मिलता है, याद रखिएगा, exemption मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल इनकम और 1,500 रुपए विच एवर इज लेस। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था अप टू 1,500 रुपए। तो अप टू का मतलब हो गया कि अगर इनकम उससे कम है तो जितना कम है उतना का एग्जम्पशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट, देन सच पेरेंट इज अलाउड एग्जम्पशन ऑफ 1,500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड अंडर सेक्शन, इसका सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। नेक्स्ट, if both of the parents of the child have died, then his income shall be, याद रखिएगा, it will be shall be taxable for the child who has earned such income. Question 14, if the marriage of the parents does not subsist का मतलब अगर वो exist नहीं करता, marriage खत्म हो गया, divorce हो गया, then income of married child shall be clubbed in the income of, अगर divorce का केस है तो आप उसके लिए टैक्सेबल करेंगे जो बच्चे को मेंटेन करेगा, तो दैट पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, where the income of individual includes 20,000 rupees as income of married child in terms of section 64(1)(a), the taxable income in respect of this will be, तो ध्यान देना 20,000 में से 1,500 रुपए आप छोड़ देना, तो बाकी बचा हुआ 18,500 रुपए टैक्सेबल होगा। तो बाकी बचा हुआ 18,500 रुपए टैक्सेबल होगा, तो 15 का आंसर है सी। 16th, 10 लाख रुपीज इज अर्न बाय मैरिड चाइल्ड फ्रॉम मैनुअल एक्टिविटी। बात खत्म हो गई, मैनुअल एक्टिविटी है तो इस 10 लाख रुपए को आपने ऐड नहीं करना है, लेकिन वो पैसा बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। बैंक एफडी से 10,000 रुपए और कमा रहा है, तो ये जो 10,000 रुपए है
आपने इसको टैक्सेबल करना है। 1 लाख रुपए का पैसा टैक्सेबल 10 लाख का टैक्सेबल होगा माइनर चाइल्ड के लिए, और ये वाला पैसा चाइल्ड के लिए टैक्सेबल होगा, और ये वाला पैसा पेरेंट के लिए टैक्सेबल होगा। तो वन अमाउंट इज टू बी टैक्स फॉर द माइनर चाइल्ड, अदर अमाउंट इज टू बी टैक्स फॉर द पेरेंट। आंसर बी होगा इसका। 17th, an individual has 3 minor children. Each of them is having 22,000 rupees. One amount shall be taxable in the hands of the individual. तो 2000 इंटू 3 इज 6000, माइनस कर देना 1500 इंटू 3 4500, तो दैट मीन्स 1500 रुपए का पैसा आप टैक्सेबल करेंगे। तो 17th का आंसर होगा सी। 18th, Mr. J has 4 minor children, 2 daughters and 2 sons. Annual income of 2 daughters is 7,500 and 5,000 rupees, and of sons is 5,500 and 1,250 respectively. The daughter having income of 5,000 rupees suffering from disability of section 80U. तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, डॉटर वन का अमाउंट है 7,500, 1500 रुपए छोड़ दो तो 6,000 रुपए डॉटर 1 का रहेगा, डॉटर 2 का होगा 0, सन 1 की इनकम दिया हुआ है आपको 5,500, तो 5,500 में से 1,500 रुपए छोड़ दे तो 4,000 रुपए सन 1 का आ गया। सन 2 का पैसा दिया हुआ है 1,250, पूरा का पूरा 1,250 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये पैसा अब जो टैक्सेबल होगा वो होगा 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज टैक्सेबल होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 18th का बी। नेक्स्ट 19th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ पेरेंट। कौन से केस में पेरेंट की इनकम के अंदर आपने उसे ऐड करना है। पॉइंट ए, इनकम ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिजीज नहीं होगा, इनकम ऑफ चाइल्ड सफरिंग अर्निंग फ्रॉम मैनुअल इनकम नहीं होगा, इनकम ऑफ चाइल्ड फ्रॉम इंटरेस्ट इन एफडीआर ये देखते हैं, एंड इन्वॉल्विंग स्किल्स ये भी नहीं होगा। तो आंसर है सी, एफडीआर की इनकम का आपने क्लबिंग करना है। 20th, income of minor child will not be clubbed with his or her parents' income if आप माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड नहीं करेंगे अगर माइनर चाइल्ड ने वो इनकम कमाई है बाय यूज ऑफ द फिजिकल लेबर, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। चाइल्ड इलिटरेट है, ऐसी कोई कंडीशन तो थी नहीं। पेरेंट जो है वो हैंडीकैप्ड है, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं थी। चाइल्ड अपनी कंसेंट नहीं दे रहा, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं थी। तो माय आंसर इज ए। एंड देन गोइंग टू 21, इफ बोथ पेरेंट्स आर अर्निंग, then income of the minor child would be clubbed with the income of parent having higher income. आंसर इज यस। तो यहीं पे जाके हमारा आंसर खत्म हो जाता है 21 का ए। मैंने कुछ और एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं पार्ट 3 के नीचे, जरा वो भी फटाफट देख लीजिए। पार्ट 3 के नीचे की जो एमसीक्यूज है फटाफट वो भी देखते हैं, फिर एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, Mr. J gives a sum of 1 lakh rupees to his brother's wife, Mrs. B. Mr. B gives a sum of 1 lakh rupees to Mrs. J. From the amount gifted to her, Mrs. B invests in the fixed deposit. The income therefrom is 10,000 rupees. The aforesaid 10,000 rupees will be included in the total income of, मेरे बेटा ध्यान देना, this is the example of a cross transfer. तो मिसेस बी जो पैसा कमा रही है 10,000 रुपए का, ये टैक्सेबल होगा मिस्टर बी के लिए। तो आंसर है डी। देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ एनी इनकम हैज टू बी क्लब्ड अंडर सेक्शन 60 to 65, इट विल बी क्लब्ड अंडर, दिस विल बी क्लब्ड अंडर द सेम हेड। जिस हेड की इनकम है आप हमेशा उस हेड में ही कैलकुलेट करके ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, for the purpose of clubbing of income of other specified person in the income of individual under section 64,
द वर्ड इनकम विल इंक्लूड द लॉस एज वेल। तो मैंने आपको लिखवाया था जहां जहां पे इनकम की क्लबिंग है वहां पे लॉसेस की क्लबिंग भी होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 4, accretion of income will not be clubbed with the income of the SSE who transfers such income to some other person. True या false? Answer is true. Accretion की आप कभी भी क्लबिंग नहीं करते। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मेन इनकम को आपने टैक्सेबल कर दिया तो आप एक्रीशन को टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर मेन इनकम को टैक्सेबल कर दिया तो एक्रीशन को आप टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये हमारे पास आ गया मेरे बेटा। इसके बाद मैंने आपको यहां नीचे बहुत सारे सॉल्व इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं। आप सबसे दरख्वास्त कि ये सॉल्व इलस्ट्रेशन प्लीज 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 खुद कीजिएगा। आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, परेशानी कभी नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कभी भी दिक्कत आए, परेशानी आए, तो नेवर एवर हेजिटेट टू गिव मी अ कॉल। मेरे को आप कॉल कीजिएगा। बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं दैट डू फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया। इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी ट्विटर, इट कैन बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। आप सारे सोशल मीडिया पर मेरे को फॉलो कीजिए, आपको मैं परेशानी नहीं आने दूंगा। साथ साथ में मेरे मोबाइल नंबर्स आपके पास हैं, टेलीफोन नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, अपने डाउट्स में से पूछते रहिए। अभी मैं इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ कर देता हूं। एक समरी बुक हमारी तरफ से आपको दी गई है। ये जो समरी बुक है, इस समरी बुक के अंदर पूरे चैप्टर की समरी है और साथ साथ में एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। जल्दी से एग्जाम के क्वेश्चंस पर नजर मारते हैं। आप देखिएगा लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे बेटा, लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया नवंबर 2019 में, 5 नंबर का क्वेश्चन था। मैं डिस्कस कर रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा। वैसे ओवरऑल सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर से सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर दूंगा। एग्जामिनर कहता है दैट मिस्टर महादेव इज अ नोटेड भजन सिंगर ऑफ राजस्थान एंड हिज वाइफ मिसेस दरिया furnishes you the following information for the year 21-22, previous year 2021। आपको डाटा दे रहा है। इनकम ऑफ महादेव फ्रॉम द प्रोफेशनल भजन सिंगर इज 565। सैलरी इनकम ऑफ मिसेस दरिया इज 380 और लिखा हुआ है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब यह है कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब कुछ लेस हो चुका है, अब आपने कुछ और लेस नहीं करना। A loan is received by Mrs. Daria from Ramu and J Private Limited. Mrs. Daria is holding 35% shares in the company and the company has incurred losses since the inception, which is 2 years ago. याद रखो डीम डिविडेंड का कंसेप्ट। डीम डिविडेंड का कंसेप्ट था, याद रखिएगा कि मिसेस दरिया जो है वो किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है। मिसेस दरिया किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वहां से उसको लोन मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का। आपको याद होगा हम लोग करते हैं लोन का पैसा या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हिचएवर इज लोअर इज टू बी टैक्स्ड। क्या पता एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की कोई फिगर गिवन है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। Income of the minor son Golu from winning of singing reality TV show। सिंगिंग रियलिटी शो जीता, दैट इज स्किल्स की इनकम है, स्किल्स की इनकम है, तो नॉट टू बी क्लब्ड, नो क्लबिंग। आपने इस पर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करने हैं। कैश गिफ्ट रिसीव बाय गोलू फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिस्टर महादेव ऑन विनिंग अ शो। याद रखिएगा कैश गिफ्ट है, गोलू को मिल रहा है अपने पिताजी के दोस्त से। गिफ्ट का चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। 21,000 का गिफ्ट मिल रहा है अपने फादर के फ्रेंड से जो कि नॉन रिलेटिव है। 50,000 रुपए तक का तो गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, तो ये पैसा एग्जेम्प्ट होगा, आप टैक्सेबल नहीं करेंगे, ना बच्चे के लिए ना पेरेंट्स के लिए। एंड लास्ट में इंटरेस्ट इनकम रिसीव बाय माइनर मैरिड डॉटर गुड़िया फ्रॉम द डिपॉजिट्स विद रामू एंड जय प्राइवेट लिमिटेड। तो माइनर डॉटर गुड़िया को पैसा मिल रहा है, आप इसकी क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, 40,000 के ऊपर क्लबिंग अप्लाई होगा। फादर या मदर जिसकी भी इनकम ज्यादा आ रही है। अब आपको बस ये देखना है कि ये जो 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है, क्या ये डीम्ड डिविडेंड के तौर पे आप टैक्सेबल करेंगे या नहीं करेंगे। डीम्ड डिविडेंड के तौर पे ये पैसा टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, आप ये चेक कीजिएगा।
क्योंकि यहां पे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का कोई डाटा गिवन नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी के लॉसेस आ रहे हैं। तो जब लॉसेस हैं, जब कंपनी के लॉसेस हैं, तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट विल बी जीरो। तो लोन एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो कि जीरो है, दोनों का लोअर अमाउंट हो जाता है जीरो। तो इसका मतलब आप इस लोन को डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे, नॉट डीम्ड डिविडेंड, ये डीम्ड डिविडेंड नहीं है, इस वजह से आप इसको ऐड नहीं करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो महादेव की इनकम अपनी वाइफ की इनकम से ज्यादा आ रही है, तो बच्ची जो गुड़िया है, गुड़िया की इनकम आप फादर की इनकम के अंदर ऐड कर देंगे। और जब गुड़िया की इनकम को आप फादर की इनकम में ऐड करेंगे तो फिर फादर की इनकम जो है 565, उसके अंदर गुड़िया की इनकम को ऐड करते हुए 1500 का एग्जम्पशन दे दीजिएगा। तो 38,500 आपने फादर की इनकम के अंदर ऐड कर देना है। तो दिस वाज प्रीटी इजी। मई 2019 का 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने पूछा आपसे, briefly explain with example the meaning of cross transfer, the objective to make such transaction and implication thereof under the income tax law। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था कि टैक्स इवेजन से बचने के लिए, और इम्प्लीकेशन बताया था कि आपने क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई करने हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले केशव जी मुरारजी का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर दिया है। और मैंने फिर जो एग्जाम्पल आपको लिखवाया था वासुदेव वाला, वी वाला, वो वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहां पे दे दिया है। इसी प्रकार से हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 18 में क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। कंपनी सेक्रेटरी में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ कि सब्जेक्टिव पेपर हुआ, अदरवाइज उनका 100% ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से समझ आ जाएगा, परेशानी नहीं होगी आपको। लेकिन एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि नवंबर 2018 का क्वेश्चन था, 5 नंबर का सीए के एग्जाम में। मिसेस एंड मिस्टर विनोद अमीन हैव 2 माइनर चिल्ड्रन एम एंड एन। एक कपल है, 2 बच्चे हैं, माइनर हैं दोनों, एम और एन। The following are the receipts in the hands of M and N during the year। तो दोनों का आपको डाटा दिया जा रहा है। M has received a gift of 70,000 rupees from her friend's father। 70,000 rupees मिल रहे हैं from friend's father on the occasion of her birthday। याद रखिएगा, फादर के दोस्त से पैसा मिल रहा है, दैट इज नॉन रिलेटिव। 70,000 रुपए का अमाउंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 50,000 से ज्यादा है, टैक्सेबल होगा। अब ये टैक्सेबल किसके लिए करेंगे? फादर या मदर, जिसकी भी इनकम में आपने ऐड करना है उसकी इनकम में ये ऐड होगा। दूसरा, एम वॉन द प्राइज मनी ऑफ 3 लाख रुपीज इन अ नेशनल क्विज कॉम्पिटिशन। इस 3 लाख की आप क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैसा नॉलेज और स्किल्स का पैसा है, आपने ऐड नहीं करना। दिस वॉज इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच इंटरेस्ट ऑफ 19,000 पे ग्रॉस एक्रू ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना, क्योंकि आपने यहां पे अब इनकम को फर्दर इन्वेस्ट किया है, तो फिर ये 19,000 रुपए का जो पैसा है इसको आप ऐड करेंगे माता पिता की इनकम के अंदर। 3 लाख रुपए ऐड नहीं हो रहा है, इस वजह से 19,000 को एक्रीशन मानते हुए आप इसको टैक्सेबल करेंगे। तो 70,000 भी टैक्सेबल हुआ, यहां पे 19,000 भी टैक्सेबल हुआ। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग 1,500 रुपीज का एग्जम्पशन देते हैं, 1,500 रुपए का एग्जम्पशन देते हैं, वो 1,500 रुपए का एग्जम्पशन पर इनकम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने 70,000 में से भी 1,500 रुपए लेस कर दिया, 19,000 में से भी 1,500 रुपए लेस कर दिया, ऐसा नहीं करना आपने। वो पर इनकम नहीं है, वो पर चाइल्ड है। तो बच्चे की इनकम का टोटल कर लेना और टोटल में से आपने 1,500 का एग्जम्पशन देना है, जैसा मैंने किया। 70 प्लस 19 इज 89, 89 में से 1,500 रुपए लेस करके व्हाट डू वी गेट इज 87,500 रुपीज। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर दिक्कत रही होगी। आगे की बात देखिएगा, एन वॉन प्राइज इन लॉटरी। मैंने आपको कहा था लॉटरी जो कैजुअल इनकम है उसमें से 1,500 रुपए का एग्जम्पशन नहीं होगा, तो ये 90,000 पे पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा। पूरा पढ़ लेता हूं वैसे एक बार। The net amount received after deduction of tax at source was 1,05,000 रुपए। तो मेरे बेटा
मैंने तो 90 पता नहीं कैसे बोल दिया, गलती से बोल दिया होगा। चलो, अब 1,05,000 रुपए जो मिल रहा है ये नेट अमाउंट है टीडीएस काटने के बाद। आप सबको पता है टीडीएस 30% का काटा जाता है। तो अगर 1,05,000 रुपए मिल रहा है विच इज इक्वल टू 70% आफ्टर टीडीएस, और अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 100% अमाउंट कैलकुलेट कर दो, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें परेशानी आएगी। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 70 टू बी मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव मी 1,50,000 रुपए। दिस विल गिव मी 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 रुपए हमारे पास यहां पे आ गया। आंसर इज यस, ये 1,50,000 रुपए आ गया। और इसमें से आपने एग्जामिशन नहीं देना है 1,500 रुपए का। बस उसके बाद तो और कुछ नहीं है। मिस्टर विनोद अमीन्स इनकम बिफोर कंसिडरेशन ऑफ क्लबिंग ऑफ इज हायर देन हिज वाइफ इनकम, डिस्कस हाउ द आइटम्स। ठीक है, तो आप यहां पे देखिएगा मैंने 1032 का एग्जामिशन अलाउ नहीं किया है और मैंने पूरा का पूरा 1,50,000 रुपए को टैक्सेबल किया है। आप देखिए मैंने आपके साथ सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, जो भी आपके एग्जाम्स के अंदर कंसेप्ट आए हुए हैं, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस इन द क्लास, और मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। मई 2018 में आरटीपी का एक क्वेश्चन है। आरटीपी मई 2018 में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ता हूं। मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना सोल्यूशन देखे इसको सॉल्व कीजिएगा। कंप्यूट द इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर दिस विद रीजंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। A proprietary business was started by मिसी शर्मा in the year 2018। मिसी शर्मा ने 2018 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। On 1st April 2019, her capital in the business was 5 lakh rupees and her husband has gifted 3 lakh rupees on 2nd April। याद रखना 2nd April की बात हो रही है, तो this is not the first day of the year। तो अगर आप 2019-20 के प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो मिस्टर शर्मा के लिए आप कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। Which Mrs. Sharma invested in her business as on the same date? Mrs. Sharma earned profit from her proprietary business for the financial year 1920 2 lakh rupees and financial year 2021 4,20,000 rupees। तो आपने कैलकुलेशन करना है फॉर द ईयर 2021। तो आसान सा है, दिक्कत नहीं है। आप पहले 2021 के स्टार्टिंग का कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। आइए मैं आपके साथ करता हूं, यहां पे मैं आपके साथ कैलकुलेशंस कर रहा हूं। तो कैपिटल एज ऑन 1st April 2020 मिसेस शर्मा का अपना कैपिटल कितना है, फिर मिस्टर शर्मा का अमाउंट कितना है, और फिर प्रॉफिट ऑफ 1920 कितना है। ये 3 फिगर उठा के यहां पे डाल दीजिएगा, आपके पास कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। जरा देखता हूं मैं कितना कितना आता है। यहां पे है मिसेस शर्मा का अपना कैपिटल है 5 लाख, हस्बैंड ने दिया 3 लाख और प्रॉफिट आया था 2 लाख। 5, 3 और 2, तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, टोटल आ गया 10 लाख। ठीक है जी। अब प्रॉफिट ऑफ 2021, प्रॉफिट ऑफ 2021 कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट ऑफ 2021 दिया हुआ है 4,20,000 रुपए। तो इस 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट ऑफ 2021 मिस्टर शर्मा के लिए आप टैक्सेबल कितना करेंगे? 4,20,000 टू बी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ 10 लाख। इस 10 लाख के अंदर मिस्टर शर्मा का कैपिटल कितने का है? 3 लाख का। तो ये पैसा मिस्टर शर्मा के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 1,26,000। और मिसेस शर्मा के लिए टैक्सेबल कितना होगा? 4,20,000 माइनस 1,26,000, बाकी का पैसा मिसेस शर्मा के लिए टैक्सेबल हो जाएगा 2,94,000 रुपीज। आसान है, बहुत बहुत आसान है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और अगर आप लास्ट आंसर्स देखेंगे तो हमारे लास्ट आंसर्स यही आ रहे हैं, 294, 126 एंड 420 का टोटल प्रॉफिट। मई 2018 का 8 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको।
Mr. Madhav has made a gift of 2,50,000 रुपए to his handicapped son. Handicapped son है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. 80U के प्रोविजन है, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे. Mr. Madhav made a gift of 2,50,000 रुपए to his minor handicapped son, Master Tapan, who is aged 12 years as on 31st of March 19, which he deposited in the fixed account in the nationalized bank at 10% per annum interest compounded annually. The balance in this account as on 1st of April 2020 is 275 and the bank has credited 27,500 as interest on 31st of March 2021. So no clubbing क्योंकि child is physically handicapped child. Madhav's father gifted equity shares worth 5 lakh rupees of an Indian company to Master Manan. The date of birth is 10th of April 2011 in July 2012. Which were purchased by him on 8th of December 2015 for 80,000 rupees. Manan has received a dividend of 5,000 rupees on these shares on October 2020. These shares are sold on 1st of November 2020 for 5 lakh rupees and deposited 3 lakh rupees in the company at 15% per annum rate of interest. मेरे बच्चे दो तीन बातें ध्यान रखिएगा. डिविडेंड का पैसा कमाया, जो डिविडेंड का पैसा कमाया वो डिविडेंड का पैसा टैक्सेबल होगा. यहां पे देखिएगा डिविडेंड का पैसा टैक्सेबल किया हम लोगों ने. दूसरी बात, शेयर्स को बेच के जो कैपिटल गेन्स आएगा वो भी टैक्सेबल करेंगे. ये किया हम लोगों ने. कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, उसको भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया. और जो पैसा उसने यहां पे कंपनी के में इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट कमा रहा है 15%. ये जो 3 लाख का इंटरेस्ट है वो भी आप ऐड करेंगे. तो मैंने वो भी 3 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहां पे ऐड कर दिया. तो तीनों को ऐड कर देना, तीनों इनकम्स को ऐड करने के बाद आपने 1,500 रुपए का एग्जामिशन देना है. इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिए. बार बार बोल रहा हूं मैं आपको ये बात. मिस्टर माधव हैज अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 3.5 लाख रुपए फ्रॉम प्रोफेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. दिस कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ दिस. तो 3.5 लाख की फादर की अपनी इनकम है. और जो क्लबिंग आपने करनी है, तपन की इनकम की क्लबिंग नहीं होगी क्योंकि वो माइनर चाइल्ड है. और जो दूसरा बेटा है मनन, उसकी इनकम की आपने क्लबिंग कर दिया और क्लबिंग करने के बाद आपके पास टोटल अमाउंट आ गया. कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कैसे होगा वो मैंने आपको दिया हुआ है. आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के वेट कीजिएगा. कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में जाके हम लोग सीखेंगे. अभी इसको लेकर ज्यादा अपसेट और परेशान नहीं होना है आप लोगों ने. नवंबर 2017 का एक केस स्टडी दिया हुआ है जो कि मैं उम्मीद करूंगा आप लोग खुद करेंगे इसे. इसी प्रकार से मई 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा. अगेन इसको एक बार देख लेते हैं एंड देन क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. दिस इज मई 2015 5 नंबर का क्वेश्चन है. वाई गिव्स अ सम ऑफ 5 लाख रुपए टू जेड हु इज अ माइनर सन ऑफ ए. ए इज ब्रदर ऑफ वाई ऑन 16th of April 2020. दैट मीन्स उसको अपने शायद चाचा से या ताऊ जी से उसको कुछ पैसा मिल रहा है. ऑन 18th of April 2020, A gives debentures worth 6 lakh rupees to Mrs. Y. Z has invested this amount of 5 lakh rupees in the fixed deposit Bank of India at 9% per annum. During the year, Mrs. Y earns interest of 45,000 rupees on debentures received by her. Discuss the tax treatment. मेरे बच्चे याद रखिएगा, this is the case of a cross transfer. और क्रॉस ट्रांसफर में आपने कैसे कैसे टैक्सेबल करना है, कितना कितना टैक्सेबल करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. माइनर चाइल्ड के लिए आपने 1,500 रुपए का एग्जामिशन देना है. उस बात का आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा. फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम इज ओवर. जहां पे मैंने आपके साथ सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, एग्जाम के क्वेश्चंस करवाए, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए. एंड आई डोंट थिंक कि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई परेशानी इसके अंदर रही होगी. स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन फ्रॉम योर साइड एट दिस टेलीफोन नंबर जो नीचे दिया हुआ है. मेरे को कॉल कीजिएगा. आई लव टू हैव अ वर्ड विद यू. टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस.